तो अब अपन है न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं ना। सेकंड लॉ, हाँ सेकंड लॉ में क्या था, किसी इनर्शियल फ्रेम में अगर इनर्शियल फ्रेम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जो अप्लाई किया है सर। चलो देखो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन, हाँ भाई बचपन में जो सुना था वही, एवरी एक्शन इज इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो लिखो इसमें वही है, मतलब जो अप्लाई करेंगे इसके अपोजिट में हमें एक रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। तो लिखो एवरी रिएक्शन, सॉरी एवरी एक्शन, एवरी एक्शन हैज, every action has equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction। अब बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर है वो हमेशा टू डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, कभी भी एक ही बॉडी पे नहीं लगेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, यही बात इंपॉर्टेंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन forces, action and reaction forces, देखो action and reaction forces always acts on two different bodies, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी से हम पता लगा पाएंगे कि एक्शन रिएक्शन पे अगर किसी एक बॉडी पे ही दोनों फोर्स लग रहे हैं ना तो गलत है, लग ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलवेज दे दिया, ऑलवेज टू डिफरेंट बॉडीज। जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस, इस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक। अब मैंने बोला कि इसका मास m है, ठीक है। तो देखो, तो जो मास है वो इस सरफेस पे लगा होगा एक्शन, तो इस पे लगाया, इसने क्या लगाया, एक्शन फोर्स, जैसे मैं बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ एक्शन। तो जो सरफेस है वो इस मास पे लगाएगी रिएक्शन, इस टाइप से लगता है फोर्स। तो जो फोर्स इसने लगाया दैट इज एक्शन, और इसने लगाया दैट इज रिएक्शन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, है ना, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा पूछता है कि क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये फोर्स है लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, मतलब हाँ एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको रख देता हूं, और इनका जो नेचर होगा वो हमेशा सेम होगा, है ना। नेचर सेम मतलब वैल्यू सेम होगी, नेचर सेम का मतलब वैल्यू सेम हो गया। तो देखो जैसे कि मान लो ये ए ब्लॉक, कोई ए बॉडी है, ठीक है, और एक ये बी बॉडी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, तो उसमें क्या होता था, दो चार्ज होते थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, अगर प्लस होगा और एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन करेंगे। अगर दोनों सेम चार्जेस, सेम नेचर के, तो दूसरे को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर मैंने बोला कि इस ब्लॉक पर ये फोर्स लगा है एफ ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, अगर अभी मान लो ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सिमिलरली क्या एफ बी पर ए लगाएगा, तो ये भी क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि ये दोनों
मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ठीक है। तो अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर, क्या इनका सम 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो इसको लिखो, इसको लिखो। तो एक लाइन और लिख लेना नेचर के बारे में, लेकिन इनके नेचर से भी बात करनी पड़ेगी। तो लिखो, द नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मस्ट बी सेम। द नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मस्ट बी सेम। अब जरूरी नहीं है कि ये अगर एक्शन है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर इसको एक्शन माना तो इसी को मैं रिएक्शन मानू। दोनों में किसी एक को एक्शन मान लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन। जैसे मानो कि मैंने, देखो ठीक है, ये एफ ए बी है और दूसरा एफ बी ए है, तो अगर मैं इसको एक्शन बोल रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसको एक्शन बोलता हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन। मतलब किसी एक को एक्शन मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। क्लियर? तो ड्रॉ कर लो और एक लाइन लिख लेना इसके बाद। लेकिन ध्यान रखना, जब भी एक्शन रिएक्शन लगेंगे वो सेम टाइम पे लगेंगे, लेकिन टू डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे। अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा, तुरंत हो जाएगा उसी टाइम। तो इसमें फोर्स लगाया गया कुछ एफ, तो इसको क्या बोलूंगा, वॉल ड्यू टू चंगू, ठीक है। तो अभी चंगू में यहाँ पे भी कुछ फोर्स लगेगा, तो वॉल भी क्या लगाएगी, ये चंगू को जाता है। मैंने डाउनलोड पे वाला बनाया है, क्योंकि वो फोर्स लगाने को थोड़ा फील भी तो आनी चाहिए। कोई फोर्स लगा रहा हंसेगा क्या, नहीं हंसेगा, ठीक है। तो ये फोर्स है, तो वॉल क्या है, क्या है, सी डब्ल्यू, फोर्स ऑन चंगू ड्यू टू वॉल। तो ये दोनों क्या अपन आपस में एक्शन रिएक्शन पे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म बनाओगे तो आपस में इसको भी ऐसे बोल सकते हो, कैसे, वॉल ऑन चंगू प्लस चंगू ऑन वॉल दैट इज इक्वल टू 0। इसी से तो बोल सकते हो अपन कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, ओनली मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप विदाउट मैग्नीट्यूड बात करते हो तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि रिजल्टेंट दोनों का 0 होना चाहिए। लिख लो बराबर। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, जैसे मान लो इसने 10 न्यूटन लगाया तो ये भी 10 न्यूटन लगाएगा, तो वॉल है वो भी 10 न्यूटन लगाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा आपको। हो गया? सर अभी तो हम चंगू मंगू बना रहे, खराब कर देते हैं ना, हो गया बात। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको रब कर दो। हो गया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक टेबल है, एक टेबल मान लो, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, इस पर एक टेबल रखी हुई है, टेबल
इसमें मैंने क्या एक ब्लॉक रख दिया एम मास का, ब्लॉक रख दिया ब्लॉक। ठीक है, तो बताओ जो एम मास का ब्लॉक है इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, रखा हुआ है वो। हाँ, कितने फोर्स लग रहे होंगे, दो फोर्स, कौन कौन से, एक तो एमजी और एक टेबल नॉर्मल फोर्स, क्योंकि वो क्या ये, अब बताना क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, सोच समझ के बताना मेरे को। मैंने इस एम मास की बात करी, इस पर अपनी धरती माता फोर्स लगा रही हो एम जी, टेबल बोला हम भी तुम पे देंगे, क्या ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, कौन कौन बोलता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बड़ा गलत है। एक्शन रिएक्शन पेयर हमसे टू डिफरेंट बॉडीज में लगता है, ये तो एक ही बॉडी है, समझ में आई बात। हाँ सर, तो सर अब बताओ एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ गया, हमको तो देखने दिखाते, देखो ध्यान से, पहले मैं इस टेबल की बात करता हूँ, टेबल टेबल पे लगाया इसने एम जी, या फिर ऐसे बोलो टेबल पे इस ब्लॉक में लगाया कोई एफ फोर्स, तो टेबल ने इस पर कोई रिएक्शन दी, इसको बोलूंगा टेबल, तो ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू, या फिर इसको ब्लॉक बोल देते हैं, ब्लॉक टी और बी, ये आपस में क्या है एक्शन रिएक्शन पे, क्या ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं क्या, सर ये तो बता दिया आपने एक्शन इसका रिएक्शन, इसका क्या है, इसको भी देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी देख लो, ये क्या है अर्थ, है ना, ये ब्लॉक देखो, अब देखो अर्थ के कांटेक्ट में क्या है, ब्लॉक है कि टेबल है, टेबल, तो टेबल ने अर्थ में फोर्स लगाया, आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब बताओ जो अर्थ में तो टेबल में कोई फोर्स लगा रही होगी, ये टेबल, तो एक काम करो इसको ना ऐसे बनाओ, टेबल पे लगाया अर्थ ने ऐसे, और अर्थ ने फोर्स लगाया टेबल पर, क्योंकि फोर्स तो सेंटर पे लगेगा, अर्थ के सेंटर पे तो लगेगा, कुछ समझ में आ रही है क्या बात, या मैं समझ रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, तो टेबल ने लगाया था मास ब्लॉक पर, तो ब्लॉक पे जो रिएक्शन दी थी वो टेबल ने दी थी, तो इस एम ब्लॉक ने इस पर लगाया फोर्स टेबल ड्यू टू ब्लॉक, तो ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये अर्थ के सेंटर पर कौन सा फोर्स लगेगा, एफ अर्थ ड्यू टू टेबल, क्योंकि वो इसके सेंटर पे तो फोर्स लगाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर, बताओ ये क्या ये यूं लगेगा, सही है, तो समझ में आएगा, समझ में तो आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए ना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, हो गया, चल लिख लो,
जो ये नॉर्मल होगा ना, जो ये नॉर्मल होगा इसको एफ बी टी के बराबर बोल सकते हो आप, क्योंकि फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल वो नॉर्मल के बराबर आएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, तो क्या मैं नेट फोर्स की वैल्यू न्यूटन सेकंड लो पढ़ा है ना, एनएम सेकंड, तो अपन उसको अप्लाई करते हैं। ब्लॉक तो रेस्ट में है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट में तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही तो होगा, इतना क्यों सोच रहे हो। जब ब्लॉक रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एफ नेट की वैल्यू क्या एम इंटू ए के बराबर आएगी, एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या एन माइनस एम जी की वैल्यू क्या जीरो के बराबर आएगी, तो क्या नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी। ये आपस में इक्वल है, क्या ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे क्या, नहीं होंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए दोबारा पूछा है ना। तो यहाँ लिखा है ना, इट इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल तो है लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। सर आपने तो बता दिया एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल है, ये बाय डिफॉल्ट इक्वल आ गया। अगर मान लो ये ब्लॉक चल रहा होता तो क्या इक्वल आ जाता, क्या नहीं आता, है ना। तो इसे क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी, इज द एम और एन और एम जी इज एक्शन रिएक्शन पेयर, तो लिख लेना नो, लिख लेना यहाँ पे दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। तो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख लेना एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर की, तो इसको रख पड़ता है। चलो, तो न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला, न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला था, क्या बोला, हाँ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एम मास का ब्लॉक था, तो इस पर क्या लग रहा था एम जी, तो ये एफ ब्लॉक ऑन अर्थ, एफ ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, मतलब एफ ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, ब्लॉक पर लगाया अर्थ ने, तो फिर ये वाला अर्थ था अर्थ, तो इसके सेंटर अपन क्या करते हैं, देखो अपन क्या करते हैं, वो था अलोंग द सेंटर है, तो इसको मैं बोलूंगा एफ ड्यू टू ब्लॉक, ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक। बोलो बोलो, क्या ये गलत है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक पे तो लगता है एमजी, ये एम है वो ब्लॉक पे तो लगेगा, ये एम जी तो ब्लॉक पे तो लगता है। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई ब्लॉक होता है, अपन कोई ब्लॉक रखा है तो उसको नॉर्मली एम जी तो लगाते थे अपन सेंटर पे, तो ब्लॉक के सेंटर ब्लॉक पे ही तो लग रहा है एम जी, तो एफ ब्लॉक मतलब ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, तो इसके सेंटर से मिला दो ना ये लो, तो लाइन तो सेंटर से निकलेगी, तो वो ये क्या हो जाएगा ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक, तो ये भी तो इस पे लगाएगा और उसकी वैल्यू क्या एम जी के बराबर होगी क्या। अब क्या ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे क्या, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज लग रहे हैं, दैट इज लिख लो एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ये थोड़ा मैंने इजी वे में कर दिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसको एम जी, ठीक है। तो अलग अलग फोर्सेस पढ़ते हैं अपन, जो जो फोर्स आएंगे वो अपन उसको पढ़ लेंगे, लिखो हो गया। फोर्स क्या होता है,
अब पुश और पुल दैट इज फोर्स। क्या फोर्स क्यों लगाया देखो, फोर्स इसलिए लगाया कि हम चाहते हैं कि बॉडी के स्टेट को चेंज कर सके। अब वो कंडीशन है कि वो डिपेंड करता है फोर्स पे। मान लो आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो तो उस बॉडी ने बोला कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो लिखो फोर्स, लिखो फोर्स। अपन फोर्सेस की बात करेंगे, फोर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो अपने एनएलएम में काम आएंगे अपन उसी की बात करें। फोर्सेस लिखो, force is a push or pull which can change the state of, force is a push or pull, force is a push or pull which can change the state of an object। हो गया? देखो चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं। फर्स्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो अपने मोस्टली ये फोर्स काम आते हैं, और जो दूसरे फोर्स है वो अपनी 12th में काम आते हैं जब अपन मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं, है ना। तो लिख लो ये फंडामेंटल फोर्स है, तो लिखो फंडामेंटली फोर्सेज आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स। फंडामेंटली फोर्सेज आर फोर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो ये जो फोर्स होते हैं क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब जो रियल चीजें होती है ना, रियलिस्टिक चीजें, रियलिस्टिक बॉडी होती है ना इसके अंदर, और ये आते हैं क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स जब अपन मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे जब बात करेंगे, जैसे अपन अभी इसी में बात करते हैं, इसको पढ़ेंगे तो पूरे को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बस, है ना, क्योंकि टॉपिक है तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, रब कर दे। तो फर्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको रब कर दो। तो फर्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन के चारों फोर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपन को बस थोड़ा सा ये अपना, इसमें तो पूरा चैप्टर है तो उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो m1 m2 मास की बॉडी जो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन भी होता है, उनके बीच में फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। आर क्या है, दोनों सेंटर से डिस्टेंस, दोनों बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस, है ना। तो आप इसमें लिखो, और मेन कोज क्या है, मास। जैसे अगर इसको आप तार से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वहां पे के क्यू क्योंकि अपन आर स्क्वायर होता था कूलॉम फ्लो में, तो वहाँ चार्ज होता था मेन कोज, यहाँ पे मास होता है। मतलब ये बोला जाता है ना, हर बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन आपको सर में फील तो होता है नहीं है, क्योंकि एक बॉडी और जो उनसे भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, कौन, अर्थ। इसलिए हम टूवर्ड्स अर्थ के सेंटर की ओर फ्लो होते हैं, मतलब अर्थ के सेंटर में खींचता है, लेकिन वो बॉडी तो अर्थ का सेंटर बॉडी को भी खींचेगा और हमें भी खींचेगा, तो उस बॉडी और हमारे बीच में हमें इतना अट्रैक्शन फील नहीं होता,
क्योंकि बॉडी का फोर्स ज्यादा, मतलब अर्थ का जो सेंटर है उसका फोर्स ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू टू बॉडीज, इसलिए हमें फील नहीं होता है ना। तो लिखो, देखो, द मेन cause behind this force is gravitational mass. The main cause behind this force is gravitational mass. Gravitational mass. Gravitational mass. दोबारा बोलो. The main cause behind this force is gravitational mass. नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा क्योंकि बॉडी में से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। इसलिए लिखो, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, कोमा लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि बहुत दूर दूर तक भी लग सकते हैं, जैसे अर्थ, सन, मून, लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया ना। तो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, कोमा लॉन्ग रेंज फोर्स, एंड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, तो ये m1 मास का, ये m2 मास, दोनों के बीच की सेंट्रिक डिस्टेंस है r, तो 1 पर लगाएगा 2, 2 पर लगाएगा 1, दोनों का अलोंग द सेंटर लग रहा है। अब डिस्टेंस चाहे यहाँ रखो चाहे कहाँ पे रखो, यहाँ रख दो या कोने पर रख दो, फोर्स सेम लगेगा, मतलब जिससे खींचेगी वही उससे खींचेगी। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको आप चाहे पानी में डाल दो चाहे इसको वैक्यूम में डाल दो, फोर्स सेम लगेगा। इसलिए मैंने बोला ये मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं 1-2 की बात करूँ तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू है फोर्स की, इसको लिख लो बस, बहुत है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर है पूरा, चैप्टर है तो फिर कर लेंगे। देखो फटाफट, तो अगर अपन एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर पढ़े, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, ये मान लो अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, ये मास है, कोई बॉडी है, तो ये एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर क्या mg होगा क्या, ठीक है। और ये भी देखो, जिससे ये चीज है वो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है बस, तो क्या ये भी इसको mg से खींचेगा अलोंग द सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये बना के यहाँ लिख लेना, लिखो, it always acts towards the center of earth, it always acts towards the center of earth, it always acts towards the center of earth, ठीक है। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल का चार्ज ले लो, 2 चार्ज ले लो, एक प्लस, मतलब दोनों को प्लस ले लो तो रिपल्सिव हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस ले लेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, अलग पढ़ दे। तो सेकंड लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये फोर्स है ना, मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। तो 2 तरह की स्टडी होती है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी और मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल को इंडिविजुअली अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा पार्टिकल, ठीक है वही। तो
इसमें लिखो, लिखो द मेन कोज behind the force is charge. The main cause behind the force is charge. Main cause क्या है? Charge. And it is both attractive and repulsive in nature. ग्रेविटेशनल तो ओनली अट्रैक्टिव था, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या और रिपल्सिव भी हो सकता है इन नेचर। वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स था, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो लिखना इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। देखो इसमें अभी आपको फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि इसका भी नाम है पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से आता है, तो सब क्लियर हो जाएगा ना। तो लिखो all macroscopic forces बस एक को छोड़कर, इसको छोड़कर कौन सा, इसके पहले कौन सा पड़ा, ग्रेविटेशन, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। all मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशन, इसको छोड़ के अपन सबको अपन क्या बोल सकते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल लिख लो, अब इन्हीं से अपन डील करेंगे। एक तो नॉर्मल फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा है कौन सा, टेंशन। टेंशन किसमें लगता है, स्ट्रिंग में, ठीक है, या फिर स्प्रिंग फोर्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सब, किसको छोड़कर, इसको छोड़ के, ठीक है। तो इसको रब करते, अट्रैक्टिव के बारे में जानते हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के बारे में। चलो देखो, जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। अगर मान लो इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो क्या इस पर एफ कौन सा लगेगा, F12, और ये इस पर, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, कभी कभी आपकी शक्ल देख के ऐसा लगता है, तो इसको बोल देंगे अपन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मुझे रिपल्सिव बनाना हो तो 4 से ले लो, खत्म, या फिर दोनों को माइनस ले लो, दोनों को प्लस ले लो, ये 1 ये 2। तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, अब क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी क्या, तो इसको मैं F12 बोल दूं और इसको F21 बोल देता हूं, क्लियर। तो ये कौन से फोर्स हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली कौन सा नेचर का था, अट्रैक्टिव नेचर का। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, क्लियर, रब कर दें। तो लिखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक फोर्स समझ में आने लग जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं जो हमें पढ़ने, बताओ। एक तो नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, है ना। तो हमें ये पढ़ने, ठीक है, एनएलएम में अपने यही सिलेबस में ये, ठीक है। अब बताओ ये लॉन्ग रेंज फोर्स है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है,
लॉन्ग रेंज है, ठीक है। वो अब थोड़ी देर पहले बताया ना, जैसे मान लो अगर थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ग्रेविटेशनल कौन सा है, तो ये भी लॉन्ग रेंज है। ग्रेविटेशनल देखे जैसे मून और अर्थ, तो पास पास में दोनों, अगर पास पास में तो चंद्रयान 3 ये लोग चलते नहीं मिशन डायरेक्ट कहाँ सुबह गए शाम को घर वापस, है ना इसलिए लॉन्ग, बहुत दूर दूर है इसलिए लॉन्ग रेंज बोले, ठीक है। अब थर्ड है, लिखो थर्ड कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग और एक वीक, तो लिखो वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वैसे अपन को ये पढ़ना नहीं है, क्योंकि अपन इसको जो एटम्स इन न्यूक्लियर ना, एटम्स न्यूक्लियर चैप्टर उसमें पढ़ते हैं और ये 12th में आता है, तो इसके बारे में लिख लो, ठीक है। ये अपन वहाँ पे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखो सबसे मेन चीज, ये किस में होगा, ये फोर्स किस में लगेगा सर, जब बात एटम की हो रही तो एटम के अंदर लगेगा, हो सकता है न्यूक्लियस में लगेगा, वीक है ना, न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में ना। तो लिखो दिस फोर्स एक्ट बिटवीन, दिस फोर्स act between the elementary particles. This force act between the elementary particles. Elementary particle. बताइए शॉर्ट रेंज फोर्स होगा कि लॉन्ग रेंज फोर्स होगा? एक तो एटम, उसके भी न्यूक्लियस में लग रहा है, तो फोर्स किस में लग रहा है, न्यूक्लियस में। तो एटम ही नहीं दिखता तो न्यूक्लियस तो वैसे नहीं दिखेगा। 10⁻⁻, 10⁻15 है ना, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं। तो लिख लो एंड इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, एंड इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। और यही फोर्स है जो रिएक्शन करवाता है, जो न्यूक्लियस में रिएक्शन होती है ना, इसी फोर्स की बदौलत होती है। और जो रेडियो एक्टिव डीके के बारे में सुना होगा नाम ने, वो सब इसी की वजह से होता है। तो लिख लो दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन फ्यूचर मान लो बड़े हो के आप कुछ बन जाओ, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके लिखो क्या, लिखो लिखो नेक्स्ट। अब कौन सा बचा, फोर्थ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ये स्टेबिलिटी मतलब प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी के लिए ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी तो स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब शॉर्ट रेंज की लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, एंड इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। इसके क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट रेंज है कि लॉन्ग रेंज है, मल्टीपल करेक्ट में आ जाए इसलिए, ठीक है। लेकिन ये इसकी रेंज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसकी मतलब शॉर्ट रेंज में स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना। तो लिख लो इसको, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स विद इन इट्स रेंज, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स विद इन इट्स रेंज, it is strongest force within its range. It is strongest force, ठीक है। अब मैं कॉन्टेक्ट के बेसिस पे बात करूं तो भी दो टाइप के फोर्स बनते हैं, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप,
आर ऑफ टू टाइप्स। किस पर बेस है? कॉन्टेक्ट पर। या तो कॉन्टेक्ट होगा या नॉन कॉन्टेक्ट होगा। तो फर्स्ट है कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, सर अब ये क्या आ गया? देखो नाम ही छुपा है। वो फोर्स जो आपस में कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स रहेंगे, जो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स रहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट? नॉन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स, बस। रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट है कि नॉन कॉन्टेक्ट है? सोचो ना, रिएक्शन कब लगेगी? जब वो कॉन्टेक्ट में होगा। जब तक वो कॉन्टेक्ट में जब रिएक्शन होती है, जब कॉन्टेक्ट में रहेगा तो रिएक्शन जीरो। अगर वो पार्टिकल मान लो, अगर ये टेबल पे रखी है तो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, इसको हवा में रख दूं तो इस पर कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है क्या? सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आपका हाथ में तो कॉन्टेक्ट लग रहा है, कुछ होते हैं जो ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं इसके लिए। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों लिखो? फर्स्ट लिखो कॉन्टेक्ट फोर्स। तो लिखो इसमें those forces in which contact is required is known as contact forces. Those forces in which contact is required is known as contact force. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मल फ्रिक्शन, टेंशन भी कॉन्टेक्ट है क्या? स्प्रिंग फोर्स भी कॉन्टेक्ट है क्या? ये जो चीजें बता रहा हूँ ना मैं, बहुत काम की है। डायरेक्ट है कि कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कैसे? और नॉन कॉन्टेक्ट कौन सा होगा? दोज फोर्सेस इन विच कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है। दोज फोर्सेस इन विच कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नोन एज नॉन कॉन्टेक्ट। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसका? सबसे बेस्ट ग्रेविटेशनल एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल। क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ले सकता हूँ क्या? क्योंकि वो भी नॉट कॉन्टेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अपन क्या है, एक एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या है, आपको थ्योरी चलेगी। जैसे आपको होमवर्क नहीं मिल रहा, जैसे थोड़ी बहुत थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, फिर अपन न्यूमेरिकल ही करेंगे। थ्योरी खत्म, फिर न्यूमेरिकल चलेंगे, फिर आपके होमवर्क चलेंगे। तो जैसे आपको होमवर्क मिलेगा समझना, चैप्टर खत्म। ठीक है। तो फर्स्ट लिखो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। देखो सबसे पहले तो ये कौन सा फोर्स है? कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये तो ध्यान रखना, ये जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर रहा हूँ इसको तो ध्यान रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट मिलेगा इसलिए। तो इस फोर्स तो कौन सा है? लिखो, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सेकंड लिखो, ये क्या किस पे लगेगा? बॉडी पे। अरे वाह, बॉडी पे। ये अच्छा है कि क्वेश्चन क्या है था? क्वेश्चन एक लड़की थी तो मैं उसको
क्वेश्चन पूछा था मुझे, बेटा इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, वही वही तो वहाँ पे सेंटर में पढ़ते ना, आंसर कुछ तो आएगा, आया ऐसे भी होता है, बस कुछ तो आएगा। तो लिखो, इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टेक्ट, मतलब जो दो बॉडी कॉन्टेक्ट में रहेगी ना तब लगेगा ये नॉर्मल फोर्स। तो एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में हो गए तब ये फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये वैसा नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल जो है नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर। तो लिखो, इसके परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर लगेगा, जो नहीं कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन, इट इज ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ऐसे लिखो, इट इज ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द, नाम है तो क्या नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। इट इज ऑलवेज एक्ट्स, इट इज ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द surface contact surface, नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगेगा। अब बताओ ये पुलिंग नेचर का होगा या पुशिंग नेचर का होगा? पुल तो कर नहीं सकता, पुश ही करेगा। तो लिखो, इट इज पुशिंग, इट इज पुशिंग इन नेचर, इट इज पुशिंग इन नेचर। और ये हमेशा टूवर्ड्स द बॉडी लगेगा, पुशिंग इन नेचर टूवर्ड्स द बॉडी, एंड ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द बॉडी। सर टूवर्ड्स द बॉडी कैसे? देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि टूवर्ड्स द बॉडी लगेगा और ये हमेशा पुशिंग नेचर का होगा। इस नॉर्मल जो फोर्स है ना, ये तो लाइन तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा नॉर्मल लगेगा, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पुशिंग नेचर का होगा, इसलिए टूवर्ड्स द बॉडी लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बोला एम मास की कोई बॉडी ले ली मैंने, ये सरफेस है, क्या ये ऐसे मान लो, ये टेबल की सरफेस मान लो, टेबल की एक सरफेस है, ठीक है। और ये क्या है? बॉडी, ये बॉडी हो गई। तो अब मैं बोलूंगा कि इस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा? तो इस बॉडी का मास है ना, तो इस पर ये देखो पुशिंग नेचर हो गया, तो इसको कौन पुश कर रहा है? सरफेस पुश कर रही है। तो एन बी टी मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू टेबल, मतलब बॉडी पे फोर्स लगेगा, टेबल लगाएगी। सिमिलरली क्या टेबल पे भी क्या बॉडी फोर्स लगाएगी क्या? तो देखो ये टेबल है, तो क्या इसको ऐसे बना सकते हैं अपन, मतलब ऐसे बोल सकता हूं एन टी ड्यू टू बी, नॉर्मल फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बॉडी। क्या बताओ ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? हाँ सर कैसे? पहले तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्या दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं? हाँ सर, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर। लिख लो ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब हम मॉड्यूल भरे पढ़े होंगे।